बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल दिस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेंट केमिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन चैप्टर के रिलेटेड, जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आज की इस वीडियो में हम इनके रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं एडवांस लेवल क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट इक्वल टू प्रेशर। इनमें से कौन सा प्रेशर के इक्वल नहीं है? तो प्रेशर का फार्मूला जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, P इज़ इक्वल टू F ओवर A, फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर। एक तो ये फार्मूला है। इसके अलावा हम फोर्स को लिख सकते हैं, ये इक्वल होती है MA या MG के, तो MG ओवर A। तो इसका बी आंसर तो करेक्ट है। अब मज़ीद इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास MG मैस इज़ इक्वल टू होता है डेंसिटी इज़ इक्वल टू होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और मैस इक्वल होगा ये प्रोडक्ट होगा हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम का। डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई G से इसको करेंगे और डिवाइड A। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ऊपर DVG और नीचे A। अब यहाँ पे जो मिडल में ये क्वांटिटी है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में हमारे पास 3 इसमें हमारे पास लेंथ्स होती हैं और एरिया में 2 होती हैं। तो एरिया के 2 वॉल्यूम के 2 में से कैंसिल होंगी, तो वॉल्यूम की A की लेंथ यानी वहाँ से बचेगी, जिसको हम, क्योंकि एरिया में हमारे पास लेंथ और विड्थ होती हैं, वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो इसमें तीनों होती हैं हमारे पास लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो लेंथ और विड्थ एरिया से कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन इसकी हाइट बचेगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम का H बचा, यहाँ से हाइट DG, और एरिया तो उससे कैंसिल हो गया जो वॉल्यूम की लेंथ और विड्थ से। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी फार्मूला बना HDG। तो ये दोनों करेक्ट हैं। इनमें से पूछा गया है विच इज़ नॉट इक्वल टू प्रेशर, तो इसका होगा लास्ट, विच इज़ स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे ATM है, बार है, PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनका ज़रा रिलेशन हम देख लेते हैं। अगर हम ATM से इनका कंपैरिजन करें तो 1 ATM इक्वल होता है, बार के साथ रिलेशन इसका अगर देखें तो ये होता है 1.01325 बार। और अगर हम ATM का रिलेशन देखें PSI के साथ, पाउंड पर स्क्वायर इंच के साथ, तो ये होता है 14.7 PSI। और इसी 1 ATM का अगर हम रिलेशन देखें न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखें, कोई भी क्वांटिटी जब हम उसका कंपैरिजन देख रहे होते हैं, तो जिस में वो लार्ज क्वांटिटी होती है, मीन के जैसे यहाँ पे 1 ATM है, तो ये इक्वल होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जब हमारे पास होंगे 101325। तो यहाँ पे ये स्मॉलर यूनिट होगा, ये एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्मॉलर यूनिट होगा। नेक्स्ट, विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ बॉयल लॉ। इनमें से फर्स्ट है एयर डेंस नियर टू सी लेवल। तो सी लेवल पे एयर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और उसकी वजह कि एयर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, जिससे डेंसिटी इंक्रीज़ करती है। प्रेशर से वॉल्यूम यानी एयर के मैक्सिमम मॉलिक्यूल होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर से वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है। वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। तो ये हमारे पास बॉयल लॉ की एप्लीकेशन है।
अगर सेकंड हम देखें पंपिंग एयर इनटू साइकिल टायर, तो ये एप्लीकेशन नहीं है ये तो इसमें, क्योंकि जब भी साइकिल की जो टायर होते हैं ट्यूब के अंदर हवा को भरा जाता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। हालांकि हमारे पास जो रिलेशन है वो एक दूसरे के इन्वर्स है, यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, वॉल्यूम घटेगा। लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि जैसे हवा भरी जा रही होती तो प्रेशर भी बढ़ रहा होता है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा होता है, बॉयल वहाँ पे उबे नहीं होता, उसकी वजह कि गैस का मैस भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो अगर बॉयल लॉ हम उस वक्त देते हैं जब देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम के साथ रिलेशन, जब हमारे पास टेम्परेचर, नंबर ऑफ़ मोल या गैस का अमाउंट कांस्टेंट हो, तो वहाँ पे गैस का अमाउंट भी वेरी कर रहा होता है, तो इसी वजह से प्रेशर भी बढ़ रहा होता है, ये हवा भी मैक्सिमम हो रही होती है, उसके साथ वॉल्यूम भी, दोनों चीज़ें। तो वहाँ पे तो वैलिड नहीं होगा क्योंकि मैस भी वेरी कर रहा है। तो उसके बाद हॉट एयर लेस डेंस देन कूल एयर। तो हॉट एयर, क्योंकि जो हॉट एयर है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैस के मालिक्यूल एक्सपैंड होंगे, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। तो ये तो चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। मीन के हॉट एयर की डेंसिटी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। तो इसका ये चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन है। फर्स्ट है हमारे पास बॉयल लॉ की एप्लीकेशन। नेक्स्ट पे है अ गिवन मैस ऑफ गैस ऑक्यूपाई 4.5 डेसीमीटर क्यूब एट दिस प्रेशर, व्हाट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर इफ़ प्रेशर चेंज टू 1.8 बार। सबसे पहले तो हम इसका गिवन लिखेंगे, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, डाटा है गिवन, इसमें हमारे पास प्रेशर P1 हमारे पास है 1.2 बार, V1 4.5 बार, और इसमें हमारे पास P2 है 1.8 बार। इसमें हम चेंज इन वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा ये फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम बॉयल लॉ की इक्वेशन ही लेंगे और इसमें V2 फाइंड करेंगे। V2 फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास फार्मूला बनेगा P1 V1 इज़ इक्वल टू P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, और V2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा, नीचे इधर P2 हो जाएगा। अब इनकी अगर वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास P1 कितना है, P1 हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाई 4.5, ये हमारे पास है V1, और P2 है 1.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ऊपर से मैं इसको एक ये कलर से कर लेता हूँ, इससे ये तो कैंसिल हो गया पॉइंट से पॉइंट, और ये 4.5 का पॉइंट, ये नीचे 10 बनेगा। अब ये नीचे 180 हुआ तो ये 12 और ये 15 पे कट गया, इसी तरह 15 और ऊपर हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ से आंसर आया 3, यानी V2 इसका 3 होगा। लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड करना है डेल V, यहाँ पे हमने फाइंड करना है डेल V, तो डेल V इक्वल होगा V2 माइनस V1 के। तो शुरू में इसका यानी चेंज देखेंगे, V1 कर लें, V2 V1 माइनस V2 कर लें, तो चेंज ही हमने देखना है कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। यहाँ पे स्टेटमेंट में चेंज पूछा गया है, ठीक है ना, चेंज इन वॉल्यूम। तो इसके यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था 4.5 माइनस जो हमने फाइंड किया वो 3 है, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 1.5। तो इसका आंसर 1.5 होना है, इसका आंसर 3 नहीं होना। तो इसका इस तरह के स्टेटमेंट को आपके लिए अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। यानी चेंज पूछा गया है तो आप इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे या उनका डिफरेंस लेंगे, दोनों में से, ठीक है। तो इसका आंसर 3 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1.5। नेक्स्ट है इट इज़ डिज़ायर्ड टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ 800 ml ऑफ अ गैस इंक्रीज बाई 20%, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, गैस हीटेड एट दिस टेम्परेचर।
तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम इतना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर इसको 20% इंक्रीज़ करें तो कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा इसके लिए। तो यहाँ पे एक तो ये है कि टेम्परेचर केल्विन में पूछा गया है, तो इसका वैल्यू अगर हम लिखें तो हमारे पास इसका वैल्यू हमारे पास इसमें V1 है 800 ml और T1 है, ये टेम्परेचर केल्विन में हम लेंगे तो 22 ये 273 में ऐड करेंगे तो 295 केल्विन हो जाएगा। T2 वो फाइंड करने को कह रहे हैं और यहाँ पे V2 यानी ये तो V1 हुआ, V2 कितना होगा, हम 800 का 20% लेंगे तो V2 हम निकालेंगे 800 का 20%, तो ये हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई 20/100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 160, यानी 20% इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ से V2 आ जाएगा। V2 हमारे पास होगा 800 में 160 ऐड करेंगे तो 960 ml, ये हमारे पास हो गया V2। अब हम इसमें चार्ल्स लॉ की इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और वो हमारे पास होती है V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2। हमने T2 फाइंड करना है, T2 हमारे पास इक्वल होगा V2, मैं डायरेक्ट ही वैल्यू लिखूँगा V2 मल्टीप्लाई T1, तो V2 है 960 और T1 हमारे पास टेम्परेचर 295 और डिवाइड करेंगे V1 जो इनिशियल पे था वो हमारे पास 800 है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई में ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 पे करेंगे तो 12 को 8 से ये 96 और ये 10 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 to 10 और ये 6 to 12, तो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 295 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 ये कैंसिल करेगा 295 को, तो ये 4 5 25, तो यहाँ से 4 बचे, यहाँ पे 5 आएगा, 4 बचे, 45 बना तो 9 5 45, तो यहाँ से 59 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 9 को 6 से करेंगे तो ये 54, 5 इसमें हासिल लेंगे, 5 जो 65, तो ये हमारे पास आ गया 354, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका हमारे पास आंसर आएगा 354 केल्विन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट में ये केल्विन में पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर केल्विन में ही करना है, आपने जस्ट डिजिट ही इसमें पुट करना है, तो ये 354 ये इसमें ये केल्विन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज़, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और अगर इसका वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखें तो वेलोसिटी के साथ स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल माननी होगी, तो ये रिलेशन बनेगा, इनको इक्वलाइज करेंगे। और यहाँ से अगर वेलोसिटी हम फाइंड करें तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो वी गेट, ये हम वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा कि ये इसका इन्वर्स रिलेशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे सेकंड पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर, ये इसका आंसर नहीं है। बाकी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो वेलोसिटी का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर का स्क्वायर रूट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आंसर नहीं है, इसका होगा नन। द रेशो बिटवीन एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ SO2 एंड CO2 एट दिस टेम्परेचर,
तो याद रखें, काइनेटिक एनर्जी गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इनका टेम्परेचर सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी नेचर ऑफ गैस पे इंडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर, यानी अगर ऑप्शन में 1:1 हो तो वो इसका आंसर ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसका आंसर हम नन करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ दिस, इसका यूनिट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पे प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब तो मीटर की 6 हो जाएगी। और टेम्परेचर का होता है यहाँ पे टी स्क्वायर है तो केल्विन का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास मोल है। तो यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल। यहाँ से m की 6 -2 से 4 कैंसिल करेगी तो m की 4 हो जाएगी। तो न्यूटन मीटर की पावर 4 केल्विन स्क्वायर पर मोल। तो ये आंसर इसका बन रहा है बी। अ मैनोमीटर गैस कंटेनिंग बल्ब द लेवल ऑफ मर्करी एंड द ओपन आर्म इज दिस लोअर देन द अदर आर मैनोमीटर। नहीं, इसमें मैनोमीटर को लिया गया है और उसमें जो ओपन आर्म है उसमें मरकरी का लेवल इतने सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब ये हुआ दूसरा ऑटोमेटिकली नहीं अंडरस्टूड है कि दूसरा गैस के प्रेशर के साथ, यानी गैस के साथ अटैच होगा, गैस के वेपर के साथ गैस के साथ तो ये लिक्विड के वेपर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास इसका यानी कि लेवल, मैं इसका ये डायग्राम बनाता हूँ। देखें ज़रा, ये हमारे पास है मैनोमीटर और इसमें वो बात कर रहे हैं कि जो इसका ओपन आर्म है, यानी हम सपोज़ करते हैं कि ये इसका था और इसमें ये तो इसमें मरकरी भरी हुई है और ये इतना, ये हमारे पास इसके लेवल से 2.6 लेवल, ये ओपन आर्म है इसका, यानी ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो यहाँ पे 2.6 सेंटीमीटर ये हमारे पास इसका लेवल लो है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम है, लिक्विड के वेपर का प्रेशर या गैस का प्रेशर इससे कम है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे ये कहा गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 752 हो तो गैस का प्रेशर कितना होगा। अंडरस्टूड है कि गैस का प्रेशर इससे कम है, तो हम क्या करेंगे, अगर तो इनका लेवल इक्वल होता है तो गैस का प्रेशर भी 752 होना, लेकिन यहाँ पे एयर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है तो 750 से कितना डिक्रीज़ कर रहा है, ये 2.6 सेंटीमीटर है। तो हम इसको मिलीमीटर में करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। अब 750 से 26 से डिक्रीज़ कर रहा है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 726, ये हमारे पास आ जाएगा 726 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसके बाद विच यूनिट आर मैच विद क्वांटिटी, तो यहाँ पे फर्स्ट है सरफेस टेंशन का, ये ठीक है। सरफेस टेंशन का यूनिट टाइम्स पर सेंटीमीटर भी होता है, न्यूटन पर मीटर भी होता है। उसके बाद विस्कोसिटी का यूनिट ये तो नहीं है, विस्कोसिटी में डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड भी होता है, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड भी साथ होता है। इसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकंड भी होता है विस्कोसिटी का। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका तो यूनिट नहीं होता, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इसमें हमारे पास अपोजिट आयन के, तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होता डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो फर्स्ट वाला ये करेक्टली मैच कर रहा है। कोलियन फ्रीक्वेंसी इज़, कोलियन फ्रीक्वेंसी इसको हम जी से डिनोट करते हैं और कोलियन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलियन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट नंबर ऑफ कोलियन टेकिंग प्लेस इन अ गैस वेसल पर यूनिट वॉल्यूम कोलियन फ्रीक्वेंसी होती है। तो कोलियन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन प्रेशर के साथ होता है डायरेक्ट, ये प्रेशर के स्क्वायर के साथ, और इन्वर्सली रिलेटेड होता है टेम्परेचर की पावर 2/3 के। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास होना था 3/2, तो ये रिलेशन है कोलियन फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसका लास्ट होगा। सॉरी, इंटरप्शन हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच H2 मालिक्यूल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विद दिस। तो यहाँ पे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया, तो बाज़ इस तरह के स्टेटमेंट कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन वो दे सकते हैं पेपर में। तो इसको अच्छे तरह समझना है कि सिंपल सा है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे गैस चाहे जो भी होगी, सेम टेम्परेचर पे उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी सेम होगी। तो इसके लिए ऑक्सीजन के लिए भी वही टेम्परेचर होगा जो हाइड्रोजन के लिए है, या हाइड्रोजन के लिए भी वही होगा जो ऑक्सीजन पे के लिए है, यानी सेम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही आंसर होगा। एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर वांडर वाल इक्वेशन ऑफ 1 मोल में बी रिटन एज। तो वांडर वाल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होती P प्लस AN², सॉरी ये इसमें यहाँ पे हमारे पास P प्लस AN² ओवर, सॉरी ये फिर इसमें ये हमारे पास V² इंटू V माइनस NB इंटू RT इज इक्वल टू RT। यहाँ पे N तो हमारे पास 1 होगा, यहाँ पे कंडीशन है 1 मोल। तो इक्वेशन बनेगी P प्लस, यहाँ पे बनेगी P प्लस A ओवर V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास RT ये बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है लो प्रेशर। लो प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। तो ये जो हमारे पास फैक्टर है V माइनस बी, तो V मैक्सिमम है तो B की वैल्यू तो ना होने के बराबर होगी, यानी स्मॉल वैल्यू है तो इतना इफेक्ट नहीं डालेगी। तो हम मान लें कि V माइनस बी हमारे पास V के इक्वल है, तो फिर ये इक्वेशन बनेगी P प्लस, मैं इसको नेक्स्ट लिखता हूँ, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन, ये हमारे पास हो जाएगी P प्लस A ओवर V² इंटू V माइनस B को मैंने V ही मान लिया, तो ये RT के इक्वल, और यहाँ से आ जाएगा PV प्लस A ओवर, एक V तो कैंसिल कर जाएगा इससे, ठीक है, लेकिन P से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू RT, और यहाँ से बनेगी PV इज इक्वल टू, हम इक्वेशन को यहाँ से PV इज इक्वल टू आएगा RT माइनस A ओवर V, RT माइनस A ओवर V, RT माइनस A ओवर V, B आंसर होगा। इफ़ रेशियो ऑफ मैसेज ऑफ SO3O2 इज सेम देन देयर पार्शियल प्रेशर रेशो। तो सबसे पहले तो इनका हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन है कि इनका मैस सेम है, मैस सेम होगा तो मोल हम दोनों का सपोज कर लेते हैं कि मैस x है, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। SO3 के मोल फ्रैक्शन आएंगे, SO3 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो इसका मैस तो x ही मान लें, तो x ओवर 80 ये इसका मोलर मैस होता है, और डिवाइड करेंगे x ओवर 80 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मैस x मान लें, यानी दोनों का सेम है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। तो x ओवर 32 ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ऊपर हमने लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, जिसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल को SO3 के नंबर ऑफ मोल्स में ऐड किया। इसी तरह अगर x मोल फ्रैक्शन फाइंड करें ऑक्सीजन के, तो ये x/20 ओवर x प्लस 80, सॉरी x ओवर 80 प्लस x ओवर 32। तो हम क्या करेंगे, इनमें रेशो लेंगे, रेशो ले लें, इनको डिवाइड कर लें, एक ही बात है, यानी A रेशो B या A ओवर B तो एक ही बात होती है, तो इनको डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करेंगे तो नीचे के दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम आ रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इससे सिमिलर है। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा, ये सेम आएंगे, तो हमारे पास XSO3 ओवर XO2, तो ये होगा x ओवर 80
तो मैं 80 को नीचे लिख लूँगा, और ऑक्सीजन है x/32, तो ये 32 ऊपर चला जाएगा। x से x कैंसिल, तो 32 को डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 8 पे डिवाइड होगा, 8 पे, ये 16 पे डिवाइड होगा, 16 पे अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2/5। तो इनके दरमियान रेशियो होगी 2/5। इसका आंसर होगा 2:5, 2:5। ठीक है, SO3 यानी पूछा गया, तो SO3 के साथ SO3 ऊपर है, तो इसका 2 और ऑक्सीजन का 5 इनका रेशो होगा, तो इसका आंसर 2:5 होगा, 5:2 नहीं होगा। उसके बाद 50 ml ऑफ गैस A and B takes this time for effusing through pinhole under a similar condition if molar mass of A the molar mass of B। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल भी नहीं है। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो इनका जो रेट लिखा हुआ है और उसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो गैस ए का वॉल्यूम कितना है वो हमारे पास है 50 ml, और गैस बी का वॉल्यूम यानी VB वो भी 50 ml है। और इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, यानी जो टाइम ये टेक कर रहे हैं फॉर इफ्यूजिंग, तो T स्मॉल t होता है टाइम के लिए, TA वो है 150 सेकेंड, और TB ये है 200 सेकेंड। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मोलर मैस अगर ए गैस का 36 हो तो बी गैस का मोलर मैस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये इसका गिवन डाटा है, ये बी इसमें पूछा गया, मोलर मैस ऑफ बी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला जो कॉमन फार्मूला है वो हमारे पास होता है RA/RB इज़ इक्वल टू MA/MB। तो यहाँ पे जो ये इसका स्क्वायर रूट RA यानी रेट ऑफ डिफ्यूज़न, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में कितना वॉल्यूम उसका डिफ्यूज़ हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ VA/TA, और RB को मैं लिखूँगा VB/TB। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास हो जाएगा TB इज़ इक्वल टू MA/MB। तो VA हमारे पास है इसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, और TB हमारे पास 200 है, तो इसको मैं लिखूँगा 200 × 50, और नीचे भी हमारे पास होगा 50 × 150 इज़ इक्वल टू MA हमारे पास, दोबारा देख लेते हैं इसको, हमारे पास टाइम A जो रिक्वायर है 150 है, और वॉल्यूम तो B A दोनों सेम है, 50 ml ही हैं। तो इसका हमारे पास यहाँ पे MA 36 है और MB हमने फाइंड करना है। ये इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा, ये 50 से 50 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 4 बचे, यहाँ पे 3 बचे। तो अगर हम यहीं पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, इसको ये हमारे पास हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9, और इस साइड पे आ जाएगा 36/MB, और यहाँ से मैं इसको लिखूँगा MB हमारे पास इक्वल हो जाएगा, MB उधर चला जाएगा, तो ये 36 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक ये फार्मूले में यहाँ पे मिस्टेक होगी, मैं इसको दोबारा, यहाँ पे हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास होगा M ऊपर होगा MB और ये होगा MA, ये होगा हमारे पास MB/MA, ठीक है। और यहाँ पे भी हम जो इसको लिखेंगे ये हमारे पास हो जाएगा, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ,
ये इसको रेज कर देते हैं। ठीक, अब देखें इसको, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एम बी ओवर एम ए। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा आफ्टर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी 4 ओवर ये 16 ओवर 9, और ये एम बी ओवर एम में हमारे पास 36 है। चलो मैं यहाँ पे इसकी एम ए की वैल्यू 36 है। ठीक है, तो यहाँ पे एम बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 36 ओवर 9। तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा 36 से, तो ये 16 मल्टीप्लाई 4, इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 64। आंसर हमारे पास आ जाएगा 64। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा 64। ठीक है, उसके बाद तो द मोलर मास ऑफ गैस भी 64, यानी 64 गैस मोलर मास हमारे पास होता है SO2 का। 100 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर केप्ट एट सेम कंडीशन, व्हाट इज़ अबाउट मॉलिक्यूल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनके में वॉल्यूम इनका सेम है, तो एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम सेम होता है तो उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी इक्वल होते हैं। तो इनके जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो होंगे हाइड्रोजन के, ये इक्वल होंगे। ये ग्रेटर लेस स्मॉलर कुछ भी नहीं होगा, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसका नन करेंगे। तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसका नन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट सेम कंडीशन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज दिस टाइम्स हाइड्रोकार्बन हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास दिस। तो इसका हम यानी कि फाइंड करेंगे। ये हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ कोई एक्स गैस है, यहाँ पे होगा मोलर मास ऑफ एक्स ओवर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर रूट। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इसका है 3 × 3 का स्क्वायर रूट, और इसका 1 है, यानी उसके साथ रेशो है ना इसकी। तो एम एक्स मोलर मास हमने फाइंड करना है, तो वहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हाइड्रोजन का होता है 2। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एम एक्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो 3 × 3 का स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास हो जाएगा 9 × 3, और ये जो 2 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 3 × 2, तो ये 27 2 ये 54 हो जाएगा। तो हमारे पास 54। अब 54 गैस का मॉलिक्यूलर मास आया। यहाँ पे n की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे देखें CnH2n-2 ये अल्काइन से बिलोंग करता है। तो अल्काइन कौन सा होगा, यहाँ पे अल्काइन अगर हम देखें तो अल्काइन हमारे पास होगा, इसमें अल्काइन C4H हमारे पास 6 होगा। तो ये अल्काइन से, यहाँ पे जनरल फार्मूला तो बताया गया कि अल्काइन से बिलोंग कर। अगर इसका मोलर मास फाइंड करें तो कार्बन के लिहाज से 48 और हाइड्रोजन का 6, तो ये 64 ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 4 होगी, कार्बन की तादाद होती n, तो 4 वैल्यू होगी। डेंसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मैक्सिमम एट, तो ये डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, हाई प्रेशर डेंसिटी हमारे पास होती है D = PM/RT। मोलर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा एक ही, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिहाज से पूछा गया। R भी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी = प्रेशर ओवर टेम्परेचर। तो यहाँ पे प्रेशर डेंसिटी हाईएस्ट कब होगी, प्रेशर लो टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे देखें प्रेशर लोएस्ट और टेम्परेचर हाईएस्ट, तो इसका ऑप्शन प्रेशर हाईएस्ट और टेम्परेचर लोएस्ट, ये आंसर इसका है डी आंसर। ठीक है, इसमें वैसे प्रेशर हाईएस्ट है हमारे पास सी में भी,
लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर भी हाईएस्ट है, टेम्परेचर लोएस्ट होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। वैसे आप इन वैल्यूज़ को पुट करके P/T के फार्मूले जो अभी लिखा, इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी इनकी जो है इसको थेरेटिकली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ईच एटम कंट्रीब्यूट एट द कॉर्नर टू यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इसकी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/6। 1/6 एक्चुअल में HCP जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हमारे पास टोटल 12 एटम्स होते हैं, 12 कॉर्नर्स होते हैं, और वो 12 शेयर होते हैं उनके साथ, हर यानी कॉर्नर 6 से आगे शेयर होता है, तो वहाँ से ये कंट्रीब्यूशन बनेगा। तो यही सवाल पूछा गया था, यानी कॉर्नर के लिहाज से। वैसे अगर टोटल एटम पूछ लिए जाएँ तो वो हमारे पास ऐसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास होते हैं कॉर्नर पे, और इसकी जो 2 एटम होते हैं फेसेस पे, तो फेसेस का हाफ ही कंट्रीब्यूशन होता है, और 3 एटम इसके होते हैं बॉडी के सेंटर में, जिनको वही उसी का ही कोई इसको और कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 2 + 1 + 3 तो 6। अगर पूछ लें कि कितने एटम पर यूनिट सेल होते हैं तो वो होते हैं 6। और अगर ये क्वेश्चन पूछें इस तरह का तो इसका आंसर होगा 1/6। ठीक है, तो इसका ये हमारे पास है फेसेस के लिए, सॉरी ये कॉर्नर के लिए है, और ये फेसेस के लिए, और ये बॉडी के सेंटर में 3 एटम्स होते हैं HCP में। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल्स एंड हेक्सागोनल होल्स इन हेक्सागोनल परमिटिव यूनिट सेल, यानी सिंपल जो यूनिट सेल्स हैं तो उसके अंदर टेट्रागोनल, इसके लिए ये होल्स का मतलब यहाँ पे वर्ड्स हैं, यानी जो स्पेसेस होती हैं जो होल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस टेट्रागोनल के लिए फार्मूला होता है 2n। तो यहाँ पे हेक्सागोनल है तो 6 पुट करेंगे n की जगह पे, तो ये हमारे पास 12 होगा। और हेक्सागोनल के लिए n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास यानी 1 होगी, उसके लिए हम सिंपल n का n लेते हैं। ठीक है, तो n की जगह पे 6 पुट करेंगे तो हेक्सागोनल के लिए 6 आएगी, और टेट्रागोनल के लिए हमारे पास 2n बनेगी, यानी 12 and 6। यहाँ पे नहीं है 12 and 6, तो इसका लास्ट वन पे ही करेंगे टिक। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड। डायमंड में नंबर ऑफ डायमंड हमारे पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। और इसके अगर हम फाइंड करें कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, एक्चुअल में डायमंड में 8 कार्बन होती कॉर्नर पे, और वो आगे हमारे पास शेयर होती हैं। 8 कार्बन होती कॉर्नर पे, और वो आगे 8 यूनिट सेल के साथ शेयर होती है। ये हमारे पास है कॉर्नर के लिए, ये हमारे पास है कॉर्नर के लिए। इसी तरह उसमें 6 एटम होते हैं फेसेस पे, फेसेस जो हैं वो हर आगे शेयर होगी, 2 से शेयर होती है, तो ये हमारे पास हाफ हो जाएगा इसका कंट्रीब्यूशन, यानी 6 का हाफ। और इसी तरह टेट्राहेड्रल उसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, और उनका आगे किसी के साथ कोई कंट्रीब्यूशन लेना देना नहीं होता। तो इसमें यहाँ पे टोटल यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 1 + 3 + 4, तो टोटल 8 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं डायमंड में। डायमंड में टोटल 8 एटम पर यूनिट सेल होते हैं। वेकेंट स्पेसेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो वेकेंट स्पेस होती है इसमें 32, 68% इसका यानी इसमें इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग फ्रैक्शन है, तो इसमें वैकेंसी होगी 38%। नेक्स्ट है ये जो 48 है, अगर पूछ लें कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में या परमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो क्रिस्टल है उसमें वेकेंट स्पेस कितनी होती, तो उसमें 48 होती है, लेकिन BCC में 32% वेकेंट स्पेस है। पोटाशियम डाइक्रोमेट बिलोंग टू विच क्रिस्टल। पोटाशियम डाइक्रोमेट ये ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल से बिलोंग करते हैं। इसका
जो इसके नीडल्स होते हैं वो ट्राइक्लिनिक शेप के होते हैं। और ट्राइक्लिनिक ये 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है उनमें सबसे अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ट्राइक्लिनिक में सभी एंगल्स और सभी बॉन्ड लेंथ जो एड्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। तो ये मैक्सिमम अनसिमेट्री है और सिंपल क्यूबिक में मैक्सिमम सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो ये ट्राइक्लिनिक से बिलोंग करता है। इसी तरह कॉपर सल्फेट है, उसके भी ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और बोरिक एसिड का भी ट्राइक्लिनिक ही होता है। तो हेक्सागोनल ग्रेफाइट का होता है, जिंक सल्फाइड वगैरह का, जिंक ऑक्साइड का हेक्सागोनल होता है। मोनोक्लिनिक सल्फर का होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर है। आफ्टर द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन EgCl विच डिफेक्ट्स, 2 डिफेक्ट्स हैं यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए हुए, एक है स्कोक्टी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इनमें जो फर्स्ट पे है डिफेक्ट, इसका ये होता है कि इसमें एटम्स की इसमें एटम रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को और डेंसिटी डिक्रीज़ करती है। और अमूमन ये उन क्रिस्टल में डिफेक्ट्स होता है, एग्जिस्ट करता है जिनमें सिमिलर साइज़ होता है केटाइन और एनाइन का। और फ्रैंकल डिफेक्ट जो सेकंड पे डिफेक्ट है ये उनमें होता है जिनमें एनाइन का लार्जर साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू कैटाइन, और उसमें डिसलोकेशन होती है लार्ज साइज़ होने की वजह से। जिसका स्मॉलर होगा उसके डिसलोकेट कर जाएगा, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। इसमें डेंसिटी का कोई डिक्रीज़ इंक्रीज़ नहीं होता, बट फर्स्ट वाले में स्कोक्टी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज़ होती है क्योंकि इसमें वैकेंसी क्रिएट होती है, होल्स क्रिएट होते हैं। तो अगर सिल्वर क्लोराइड में हम सिल्वर क्लोराइड के एटम्स हैं, सिल्वर क्लोराइड्स के एटम हैं और वहाँ पे अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो सिल्वर का क्योंकि +1 चार्ज होता है और कैल्शियम का +2 होता है, तो कैल्शियम के सिल्वर के 2 आयन कैल्शियम के 1 से रिप्लेस होंगे। जब 2 आयन, जैसे ये देख लें हमारे पास ये 2 आयन अगर रिप्लेस हो रहे हैं, हमारे पास 2 आयन कैल्शियम से रिप्लेस होंगे तो एक की जगह पे तो कैल्शियम आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास 4 आयन्स हैं सिल्वर के तो 2 सिल्वर को 1 कैल्शियम रिप्लेस करें, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल ही होता है चार्ज इनका, यानी इनमें इलेक्ट्रिकली क्रिस्टल न्यूट्रल ही होते हैं, चार्ज चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल ही होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो 2 प्लस सिल्वर के 1 कैल्शियम +2 से रिप्लेस होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 4 हैं तो वो 2 से रिप्लेस कर जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने येलो से इसको यहाँ पे शो किया तो ये कैल्शियम मान ले और 2 सिल्वर बच गए। ठीक है, तो इससे वैकेंसी क्रिएट होगी, डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी और ये हमारे पास डिफेक्ट होता है स्कोटकी डिफेक्ट। ठीक है, इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी वैकेंसी डिफेक्ट इसको कहते हैं, होल्स क्रिएट होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है विच वन इज़ पैरामैग्नेटिक। तो इसमें देखेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट में टाइटेनियम है +4 है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एस में भी 2 होंगे, तो +4 की वजह से उनका रिमूवल होगा। तो इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये डायामैग्नेटिक ही होगा। इसी तरह वनेडियम यहाँ पे V2O3 में +6 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो +6 वनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। तो यहाँ पे वनेडियम जो है इसका जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे वनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो +3 होगा तो 23 एटॉमिक नंबर है, डी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें भी कोई अनपेयर नहीं बचेगा। और सोडियम क्लोराइड में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सभी डायमैग्नेटिक हैं। तो इसका आंसर होगा नन, कोई भी पैरामैग्नेटिक नहीं है।
नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें अभी हमने फाइंड किया कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर गालबन 19 क्वेश्चन में कि इसके हमने फाइंड भी किए कि HCP में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 6 होते हैं। नेक्स्ट है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम इन अ क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन एटम वो हमारे पास होता है, उसको A से डिनोट करते हैं। और अगर हम बात करें जो हमारे पास होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो उसमें होता है ये हमारे पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो उसमें होता है 3√2a। ये इनके हैं एटम के दरमियान डिस्टेंस। और अगर वो रेडियस पूछ लें तो सभी को 2 पे डिवाइड कर दें, तो रेडियस पूछ लें तो 2 पे डिवाइड कर लें। सॉरी, जो हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है ये रेडियस है सिंपल क्यूबिक का। बाकी इसका अगर वो पूछ लें नियरेस्ट डिस्टेंस तो a/2 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन नॉट पोलर मालिकुलर सॉलिड। तो CO2 नॉन पोलर मालिकुलर सॉलिड है, बाकी दोनों पोलर मालिकुलर सॉलिड है। तो इसका आंसर होगा CO2। इन विच पैकिंग अरेंजमेंट ऑब्जर्व AB। तो ये होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बाकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होता है ABC। इसमें यानी ये 4 यूनिट बाद रिपीट होती है फर्स्ट इसकी लेयर। ठीक है। और इसमें 3 बाद यानी इसका फिर तीसरा नंबर आता है, जैसे ABA है। ठीक है। तो ये HCP पैकिंग होती है AB लाइक होती है। बेसिक टाइप्स ऑफ नॉन परमिटिव यूनिट सेल की बेसिक 2 टाइप्स हैं। मेन तो इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है। जिसमें होते हैं परमिटिव यूनिट सेल जिनको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं नॉन परमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव हम उनको बोलते हैं जिनमें जस्ट सेंटर पे लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, कॉर्नर पे जस्ट पॉइंट्स होते हैं। और जो नॉन परमिटिव होते हैं उसमें कॉर्नर के अलावा भी लेटेस्ट पॉइंट होते हैं। जैसे बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड क्यूबिक में सेंटर में है, इसी तरह फेस सेंटर्ड क्यूबिक में फेसेस पे भी हैं, 6 फेसेस पे भी एटम हैं, 6 एटम है। ठीक है ना। तो इस तरह एंड सेंटर्ड भी। तो ये एंड सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये सभी हमारे पास नॉन परमिटिव यूनिट सेल है। और जस्ट एक ही जिसको सिंपल क्यूबिक सेल यूनिट सेल कहते हैं वो हमारे पास होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि ऐसे यूनिट सेल जिनमें जस्ट कॉर्नर पे ही लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, एटम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और उसके अलावा नॉन परमिटिव। तो इसमें इसकी 3 टाइप्स हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और इसका एंड सेंटर्ड क्यूबिक। नंबर ऑफ एटम इन BCC पर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ये होता है कि उसमें 8 कॉर्नर पे एटम्स होते हैं और वो उनका आगे 8 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। और एक सेंटर पे होता है, वो तो उसका प्योर होगा, उसी का ही होगा। ठीक है। तो इसमें टोटल 2 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। इसका आंसर होगा 2। विच वन ऑड। तो इनमें से देखें सिलिकॉन कार्बाइड, ये मालिक सॉलिड सी टाइप्स में से है। तो सिलिकॉन कार्बाइड तो एक कोवलेंट सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड्स हैं। और बेरियम ऑक्साइड आयनिक सॉलिड है। ग्रेफाइट भी कोवलेंट सॉलिड है। और क्वार्ट्स भी कोवलेंट सॉलिड है। ठीक है। क्वार्ट्स इसमें बेसिक यूनिट होता है SiO4। क्वार्ट्स में सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच होती हैं। और अगर क्वार्ट्स गिलास पूछ लें तो वो अमार्फस होता है। तो ये सभी इनमें कोवलेंट लिंकेज होती है। एक नेटवर्क होता है इनके, जो इनके कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एटम होते हैं। तो इनमें जो B है ये आयनिक सॉलिड है, B इनमें से ऑड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट्स।
फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे आयनिक सॉलिड में एग्जिस्ट करता है जिनमें एनाइन का लार्जर साइज होता है एज़ कम्पेयर टू केटाइन। तो इनमें जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर ब्रोमाइड में डिफेक्ट एग्जिस्ट करेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसका आंसर होगा, इसमें दोनों डिफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड इसका आंसर होगा। क्रिस्टल क्लासिफाइड इनटू टाइप्स, तो टोटल 7 टाइप्स हैं क्रिस्टल की, जिसके लिए एक ये ट्रिक्सा भी है, सीटोमथर। तो इसके लिए आप याद भी रख सकते हैं, इसका जो होता है ना वो सीटोमथर, इसके लिए यानी जो इनके जो एड्स हैं और इनकी एंगल्स हैं उनका आप रिलेशन भी याद रख सकते हैं। इसी से एक सीक्वेंस है, उसमें आप ज़रा इनको ऑब्ज़र्व करना। अब काफ़ी टाइम हो चुका है तो इसको मैं इतना देर इस पर नहीं लगाऊंगा, मेंशन नहीं करूंगा। तो आप इसको ज़रा ये सीटोमथर बना लें, तो इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू लिख लें, तो फिर थोड़ा उसको रिवाइज करें तो माइंड में आ जाएगा कि कैसे इनको आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसमें यानी 7 टाइप्स होती हैं। सी से क्यूबिक, इसमें टी से है टेट्रागोनल, आर्थोरोहम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोहम्बोहिड्रल या इसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं, रोहम्बोहिड्रल और ट्राइगोनल, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 7 टाइप्स होती है। अगर ब्रेविस लैटिस पूछ लें तो हमारे पास 14 होती हैं, वो हमारे पास 14 होती हैं। तो इसका आंसर होगा 7। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड अननोन गैस वे 3 ग्राम एंड 7.50 ग्राम रिस्पेक्टिवली, विच इज़ अननोन गैस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये पूछा गया क्वेश्चन में कि जितना 3 ग्राम ऑक्सीजन के मालिक्यूल यानी इसकी 3 ग्राम अमाउंट का वॉल्यूम 7.50 ग्राम कौन सी गैस के वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें हम फाइंड करेंगे, क्योंकि इक्वल अगर वॉल्यूम उस वक्त होता है जब इक्वल मालिक्यूल होंगे। मालिक्यूल इक्वल कब होंगे, जब उनके नंबर ऑफ़ मोल्स भी इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन के मोल फाइंड करेंगे, 3 ग्राम में कितने मोल हैं, और इसी से ही हम आगे फाइंड करेंगे कि कौन सी गैस के जो हैं वो गैस फाइंड करेंगे कि 7.50 ग्राम वाली कौन सी गैस है कि जिसके मोल्स ऑक्सीजन के मोल से मैच कर रहे हैं। तो चलें फाइंड करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास यानी ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ ऑक्सीजन हमारे पास होगा 3/32। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा आगे, यानी इतने हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। मोलर मैस पे डिवाइड कर दिया उसके मैस को, ठीक है। इतना ही जो हमारे पास होगा उसके मोल्स होंगे। तो फार्मूला होता है N इज़ इक्वल टू M/M। कैपिटल M मोलर मैस इज़ इक्वल टू हो जाएगा M/N, यानी गैस का मैस तो दिया हुआ है हमारे पास 7.50 ग्राम है। अब उसके मोल कितने होने चाहिए, वो ऑक्सीजन के मोल के इक्वल होने चाहिए, क्योंकि तब इनके जाके नंबर ऑफ़ मालिक्यूल इक्वल होंगे, और नंबर ऑफ़ मालिक्यूल इक्वल होंगे तो वॉल्यूम भी सेम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मोलर मैस आएगा, मैस उसका दिया हुआ है 7.50, और ऑक्सीजन के मोल हैं, यानी ऑक्सीजन के मोल हैं तो इसके भी इतने ही मोल होने चाहिए, यानी 3/32 ऊपर जाएगा। अब इसको मैं मज़ीद यहीं पे सिंपलीफाई करूँगा, ये पॉइंट यहाँ से उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, तो अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास यहाँ पे ये 0 से कैंसिल हो गया, और ये 5 पे कैंसिल, ये 3 1 और ये 25, इसी तरह ये 2 पे, और ये हमारे पास होगा 2 5 10 और ये 5 5 25, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब ये 2 और ये 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 16 80 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 80 मोलर मैस होगा उस गैस का। यहाँ पे किस गैस का 80 मोलर मैस है, SO3 का 80 ग्राम पर मोल होता है मोलर मैस, तो यहाँ पे आंसर होगा 83।
फॉर ट्राई एटॉमिक Cp माइनस Cv, तो Cp के लिए सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे है Cp माइनस Cv 5/2R प्लस एक्स माइनस Cv, मैं डायरेक्टली इसको करूँगा माइनस, चलो यहाँ पे लिख 3/2R प्लस एक्स। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यानी x का वैल्यू तो इसमें सेम होगा दोनों के लिए, x का सेम होगा तो उसको हम सेम ही रखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगी और 5/2R में से 3/2R माइनस करेंगे तो R आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा R, यहाँ पे नहीं है तो इसका लास्ट ही होगा, करेंगे इसका जो टिक है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ द, सरफेस टेंशन होती है वर्क इन जॉल, सरफेस टेंशन होती है वर्क इन जॉल इन BCC एटम एट कॉर्नर, कॉर्नर पे जस्ट एक एटम ही, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं और कंट्रीब्यूशन होता है 80 यूनिट सेल के साथ, तो टोटल 1 कंट्रीब्यूशन होता है यानी 1 शेयर्ड होता है, तो इसमें हमारे पास इसका आंसर होगा 1। हाउ मैनी एलिमेंट्स सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल, यहाँ पे एक्चुअल में ये स्टेटमेंट थी कि हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन सोडियम क्लोराइड क्यूबिक क्रिस्टल, तो सोडियम क्लोराइड के क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल जो सिमेट्री हैं वो 23 हैं, की तादाद 23 है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल 9 है, इसके बाद एक्सेस ऑफ सिमेट्री 13 है और सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें 1 है, तो इनका सम करेंगे तो ये 23 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इसमें नॉमेनक्लेचर पे फोकस किया गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो क्विज़ डिस्कस किए थे उसमें हाइड्रोकार्बन के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें अब नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी तरह फिर हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिलेटेड भी करेंगे। अगर आप इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, इससे एक टीचर जो आपको गाइड कर रहा होता है, जिससे आप सीख रहे होते हैं, उसकी दिलजोई होती है, दिल से दुआ निकलती है टीचर की। लाइक करें, कमेंट करें, इससे ये चीज़ें टीचर के जज्बे को मज़ीद उभारती हैं। तो इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपका इससे आपको फ़ायदा बहुत होता है, दिल से दुआ निकलती है कि आप अपने टीचर के बारे में कितना पॉजिटिव इसमें आपकी थिंकिंग है। ये इसमें देख नहीं रहा होता कौन कमेंट कर रहा है, तो उसका बाज़ का आइडिया होता है कि फ़लाँ ने कमेंट किया, लेकिन लाइक करने से ये देख रहा होता है, अल्लाह देख रहा होता है इस चीज़ को। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पोशीदा होते हैं उस्ताद और एक तालिब इल्म के दरमियान, तो ये चीज़ें होती हैं जिनके बदौलत आप दिल से दुआ निकलती है और ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता, आप कमेंट्स भी क्या करें, लाइक भी क्या करें। देखते हैं कि बहुत व्यूज़ होते हैं वीडियोज़ के, लेकिन उसमें लाइक्स बहुत कम होते हैं, तो इसमें लाइक्स करने में कंजूसी ना करें, इसमें आपको कहा जा रहा है आपका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। तो इसमें मज़ीद हम जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा जो सेकंड फेज़ चल रहा है, जिसमें हम मज़ीद एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर लें। पहले भी हमने क्वेश्चन यूट्यूब पे वहद मतलब यहाँ पे आपको हर चैप्टर के, केमिस्ट्री के हर चैप्टर के इंशाल्लाह जो माइनर चैप्टर हैं जिनको कम डिस्कस किया जाता है, इतना डिस्कस नहीं किया जाता जितना करना चाहिए, उनके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। जैसे बायोकेमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो पड़ी है हमारी यूट्यूब चैनल पे, 125 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए। इन्वायरमेंटल के 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, ये एडवांस लेवल के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह आप लोगों ने इसको प्रमोट करना है, लाइक भी करना है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें यहाँ पे इसकी नंबरिंग करेंगे, इसको नाम देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास
दो पॉसिबिलिटी, या तो हम हाइड्रॉक्सिल से नंबरिंग करेंगे या मिथाइल से, तो कोई कॉमन नेम तो है नहीं इसका। अलबत्ता इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है अल्कोहल का, तो हम अल्कोहल से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास होगा इसका 1 2 एंड 3। मैं इसको थोड़ा इसको बोल्ड कम करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ओल, साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन ई हटा के 1 ओल लिखना है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन में नहीं है 3 मिथाइल, इसका आंसर होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओल। इसका यहाँ पे नहीं है तो इसका लास्ट करेंगे। नेक्स्ट, चूज़ करेक्ट IUPAC नेम। तो यहाँ कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? याद रखें, अगर बांड आ जाए और सब्सिट्यूएंट भी आ जाए तो कोशिश हो कि दोनों को लोएस्ट नंबर भी मिले, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये इसकी नंबरिंग गलत हो जाएगी। बांड की दोनों कार्बन को शामिल करके चलना होता है, ठीक है। तो ये इसकी नंबरिंग करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और इसकी जो करेक्ट होगी वो आप अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो बांड को हाईएस्ट नंबर मिला है, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अगर अल्काइल वगैरह सब्सिट्यूएंट हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी नंबरिंग नहीं होगी। तो इसकी नंबरिंग जो करेक्ट होगी वो हमने स्टार्ट करनी यहाँ से 1 2 सब्सिट्यूएंट यानी आपने ये जैसे मैं चल रहा हूँ इस तरह एंटी क्लॉकवाइज आपने इस तरह ही क्लॉकवाइज, तो इस तरह ही आपने लेके चलना है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे क्योंकि उसमें फिर सब्सिट्यूएंट को हाईएस्ट नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 5। इनको कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्सेस, ये जो अल्काइल सब्सिट्यूएंट वगैरह होते हैं। तो ये 3 5 साइक्लोहेक्स 1 इन 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 इन 3 5। तो यहाँ पे 3 5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, ये इसका आंसर होगा ए। चूज़ करेक्ट IUPAC नेम। यहाँ पे भी हम इसको यानी यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे सब्सिट्यूएंट को तो लोएस्ट मिलेगा, फिर हमें इस साइड पे आना पड़ेगा 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इस तरह क्लोरीन को हाईएस्ट नंबर मिल रहा है। अब इसकी और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो क्या है कि आप इस कार्बन को, ये जो कार्बन, इसको फर्स्ट दें, इसको सेकंड दें, ठीक है। सॉरी इसका सब्सिट्यूएंट अगर बांड आ जाए और सब्सिट्यूएंट हो तो आपने दोनों को प्रेफर करना है। तो इसकी नंबरिंग जो पहले मैंने लिखी थी वही होगी। इसका होगा ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा हमारे पास 1 6 डाईक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1 6 डाईक्लोरोसाइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 6 तो कहीं पे नहीं आ रहा है, तो इसका भी नन होगा। चूज़ करेक्ट IUPAC नेम। अब इसको भी ज़रा देखें, इसका भी हम उसी हिसाब से करेंगे, यानी यहाँ से करेंगे 1, नीचे से नहीं करना। यानी यहाँ से आप 1 नहीं कर सकते क्योंकि सब्सिट्यूएंट तो डबल बॉन्डेड से है। जब डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा तो आप सब्सिट्यूएंट से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे होगा 1, फिर बांड को भी काउंट करके लेके आना, उस साइड पे नहीं जाना। 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 5 डाई मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन 1 5 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 इन, बी आंसर होगा इसका। चूज़ करेक्ट IUPAC नेम। जब इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हो तो उसमें 2 सब्सिट्यूएंट हो, जैसे मिथाइल इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली ही नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 2, तो इसका नाम होगा 1 इथाइल 2 मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकली भी पहले ही आएगा। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका आंसर होगा ए। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो नेक्स्ट,
अब ज़रा देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे एक पोजीशन पे दोनों मिथाइल हैं और दूसरे पे इथाइल हैं, तो इसमें प्रेफर करना जहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, यानी आप नंबरिंग यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब वैसे नाम इसको अल्फ़ाबेटिकली देना है, लेकिन इसकी जो नंबरिंग होगी वो आप इथाइल अल्फ़ाबेट के लिहाज से नहीं करेंगे बल्कि मिथाइल से करेंगे, क्योंकि वहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट हैं। नंबरिंग ये है, नेम इसका होगा 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट, अब इसकी नंबरिंग कीटोन से तो स्टार्ट करेंगे इसी, लेकिन बांड को शामिल करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर नहीं करना, हमेशा बांड को ही प्रेफर करना है। अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, लेकिन उसमें जो पीछे किए कुछ एग्जांपल, उसमें बांड के साथ सब्स्टिट्यूएंट था, तो इसमें हम एक कार्बन के बजाय दूसरी को नंबरिंग दे देते थे कि सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ था। तो इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से यहाँ से मैं अभी स्टार्ट करूँगा, वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास हो गया पहले सब्स्टिट्यूएंट को नेम देंगे। सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास 5 6 डाई मिथाइल आ रहा है ए में, 5 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 in 1 नोन। तो वाकई 2 in 1 नोन है, तो ये इसका आंसर ठीक है। चूज़ करेक्ट IUPAC नेम, तो इनमें से करेक्ट IUPAC नेम, अब यहाँ पे हमारे पास दो यानी पॉसिबिलिटी, या तो हम चेन को कंसिडर करें एज आ पेरेंट, यानी इसमें जिसको वर्ड रूट भी कहा जाता है, या हम अल्केन को, जो साइक्लो अल्केन है, हेक्सेन है। तो ये याद रखें, जब रिंग में मैक्सिमम कार्बन होती है दूसरे के निस्बत, तो उसको पेरेंट ही कंसिडर करना होता है, उसको हम वर्ड रूट कहते हैं, ठीक है। तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डाई मिथाइल, पहला है 1 2 डाई मिथाइल 1 साइक्लो। तो इसमें तो कोई भी नहीं है, 1 2 पहला था, तो उसमें आगे से ये इसका रॉन्ग है, तो इसका होगा 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे नहीं है, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। चूज़ करेक्ट, ठीक है। जब हमारे पास इक्वल कार्बन आ जाएं, यानी रिंग में और चेन में, तो रूट वर्ड जो है वो आपने कंसिडर उसी को ही करना है, रिंग को ही। तो ये हो जाएगा पेंटाइल पेंटेन इसका होगा। ठीक है, तो ये 1 पे ही होगा, इसमें हम नंबरिंग तो करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे भी अटैच होगा उसको 1 नहीं मानेंगे, ठीक है। सपोज़ हमने अगर वर्ड रूट पेंटेन को लेना होता, नॉर्मल पेंटेन को, तो फिर नंबरिंग मेंशन करनी थी कि 1 साइक्लोपेंटाइल पेंटेन, ठीक है। लेकिन जहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि पेंटेन के साइक्लोपेंटेन के लिहाज से जहाँ पे भी पेंटाइल अटैच होगा, ये एज आ प्रीफिक्सेस है, प्राइमरी प्रीफिक्सेस है, तो इसको हम नंबरिंग, ये कहीं पे भी होगा 1 नंबर ही होगा, तो अंडरस्टूड है। तो इसको हम सिंपल लिखेंगे पेंटाइल पेंटेन। चूज़ करेक्ट IUPAC नेम, अब इसका बांड के लिहाज से स्टार्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 1 2, यानी बांड की दोनों कार्बन को शामिल करके ले आना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इथाइल, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 3 इथाइल साइक्लोहेक्स 1 in, 3 इथाइल साइक्लोहेक्स 1 in, ये इसका ए आंसर होगा। चलें नेक्स्ट, चूज़ करेक्ट IUPAC नेम। अब यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे, एक तो क्लोरीन को प्रेफर करना है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन पहले आ रहा है, तो क्लोरीन 1 पे है, तो इसका होगा 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। 1 क्लोरो तो कहीं पे भी नहीं है, तो इसका नन करेंगे। इसका करेक्ट होना चाहिए था
1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट, राइट करेक्ट IUPAC नेम। तो इसका आप ये देखें कि क्लोरीन से स्टार्ट नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली नहीं देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मिथाइल के लिहाज से बेंजीन टॉल्यूइन बनता है, तो जिसका स्पेशल नेम हो उसके लिहाज से नंबरिंग करनी है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 पे नाइट्रो है। तो इसका हमारे पास होगा 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरीन आ रहा है तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, अल्फ़ाबेटिकली 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, इसका ए होगा। नेक्स्ट है IUPAC नेम, तो इसमें इसी को ही हम कंसीडर करेंगे, ये इसका पेरेंट है, ठीक है। प्रोपेन है तो प्रोपेन के साथ सिंपल है, मेथॉक्सी है, 2 पे मेथॉक्सी है तो इसका होगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। कहीं पे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन नहीं लिखा हुआ तो इसका हमारे पास नन करेंगे। विच इज़ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है सेकंड पे, और अगर बात करें इसमें लास्ट है तो प्राइमरी है, और सेकंड पे अलाइल कार्बोकेटाइन है, और सॉरी थर्ड पे, और बी ऑप्शन में है हमारे पास ट्राइफिनाइल, ये कार्बोकेटाइन, इसमें तो रेजोनेंस भी है, फर्स्ट में तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही होगी लेकिन सेकंड में रेजोनेंस भी है, तो इसकी वजह से इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे ऑलमोस्ट 9, तो इस लिहाज से ये कार्बोकेटाइन मैक्सिमम इसकी स्टेबिलिटी होगी अमंग द अदर्स। जर्नल फार्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन, तो साइक्लोएल्केन का जर्नल फार्मूला होता है CnH2n। जर्नल फार्मूला जब भी आपने किसी का फाइंड करना होता है तो उस क्लास के किसी भी मेंबर का फार्मूला लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेन है, ये साइक्लोहेक्सेन ले लें तो उसमें होते हैं 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, तो यहीं से बनाए कार्बन अगर n मान लें तो हाइड्रोजन कितनी है n, यानी 12 कब बनेगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा CnH2n। विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इसको हम बहुत से लिहाज से डिफाइन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, प्लस चार्ज होता है, वेकेंट इनका d ऑर्बिटल भी हो सकता है, इसके अलावा इनके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी अटैच होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। बाकी अल्कीन में क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली अवेलेबल होते हैं तो ये निक्लोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। और H3O पॉजिटिव में एक लोन पेयर भी है तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। ओजोनोलाइसिस ऑफ दिस, ये हमारे पास कंपाउंड है, तो सिंपल है कि इसके ओजोनोलाइसिस से कंपाउंड बनेगा एसीटोन पे इससे कंपाउंड बनेगा एसीटोन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऑन वुड्स रिएक्शन, आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर होता है CH3, ये हमारे पास है आइसोप्रोपाइल। और इसी तरह दूसरा आइसोप्रोपाइल CH3, यहाँ पे Cl इसके साथ भी होगा, तो यहीं से फ्री रेडिकल सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे तो उससे क्या होगा कि इनके दरमियान बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। और इसको अगर हम नाम दें तो ये 1 2 3 4, तो ये है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका नन करेंगे। द कंपाउंड फार्म एसिटल्डिहाइड अपॉन ओजोनोलाइसिस, तो एसिटल्डिहाइड प्रोपाइन से तो एसिटिक एसिड ही बनेगा, प्रोपाइन के एसिटिक एसिड ही प्रोड्यूस होगा या कीटोन, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एसिटिक एसिड अल्काइन के ओजोनोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 ब्यूटीन से मैं ज़रा इसका स्केच ड्रा करता हूँ। 1 ब्यूटीन से ये हमारे पास है 1 ब्यूटीन, तो इसका यहाँ से प्रोपनॉल बनेगा और ये फॉर्मल्डिहाइड में पार्ट चेंज हो जाएगा।
इसी तरह 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन से यहाँ से क्लीवेज होगा, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनेगा और वो एसेटल्डिहाइड होगा, तो 2 ब्यूटीन से एसेटल्डिहाइड बनेगा। इन द रिएक्शन आइडेंटिफाई ए बी सी, ये रिएक्शन इसमें एसेटल्डिहाइड प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बैक रिएक्शन को रिवर्स लेके जाना है, एसेटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो एसेटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होगी, यानी इसमें 3 कार्बन वाली अल्कीन से, तो 3 कार्बन वाली अल्कीन होती है प्रोपीन, ठीक है। उसके बाद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ये प्रोड्यूस हुई है, ये अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास किसी अल्काइल हैलाइड से, ये अल्काइल हैलाइड मान लेते हैं कि इसका अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से इसका अल्कोहलिक यहाँ पे कार्बन, इसका अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हुआ तो ये प्रोड्यूस हुई इससे प्रोपीन, यानी प्रोपीन ओजोनोलाइसिस से प्रोड्यूस होगी, सॉरी एसेटल्डिहाइड, ये इसको रिवर्स लेके चलना है, हमने ए तक जाना है, तो एसेटल्डिहाइड किसकी, ओजोनोलाइसिस से, प्रोपीन से, ठीक है, यानी फॉर्मल्डिहाइड और एसेटल्डिहाइड दोनों प्रोड्यूस होंगी। और ये प्रोपीन यानी इसमें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बी है, तो ये प्रोपीन किससे, इससे प्रोड्यूस हुआ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये अल्काइल हैलाइड से। और अल्काइल हैलाइड किस में एडिशन हुआ, HBr का, तो प्रोपीन में ही एडिशन हुआ ना HBr का, तो उससे ये प्रोपाइल ब्रोमाइड बनेगा ना, तो प्रोपीन इसका फाइनल होगा, प्रोपीन इसका फाइनल आंसर होगा। इन रिएक्शन आइडेंटिफाई जी, अब इसमें C2H2 है यानी इथाइन है, तो इसका रिएक्शन होगा सोडामाइड के साथ, सोडामाइड के साथ रिएक्शन होगा तो इससे यानी 1 मोल ही है तो 1 ही रिप्लेस होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होने जा रहा है, तो मिथाइल आयोडाइड के साथ होगा तो इसकी हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब ये हमारे पास बन गया प्रोपाइन। अब इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें तो इससे बनेगा इनोल, और इनोल से फिर कीटोन बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, एसीटोन प्रोड्यूस होगा, एसीटोन इससे प्रोड्यूस होगा। द अल्काइन रिएक्ट विद KMnO4 टू गिव पायरुवेक एसिड, पायरुवेक एसिड इसमें 3 कार्बन होते हैं तो इसमें प्रोपाइन से ही प्रोड्यूस होगा, यानी ये प्रोपाइन का जब रिएक्शन होगा KMnO4 के साथ ये कार्बोक्सिल में चेंज हो जाएगा, ये कीटोन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल जो होते हैं इनका अगर हार्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हैं। सेंटर में यहाँ पे कीटोन में तो ये प्रोड्यूस होगा CH3COC OH, तो इसको कहते हैं पायरुवेक एसिड, प्रोपाइन से प्रोड्यूस होगा। एन एरोमेटिक कंपाउंड्स फार्मूला दिस ऑन ऑक्सीडेशन गिव एरोमेटिक कंपाउंड्स वाई द सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन गिव बेंजीन, तो इसमें हमारे पास कंपाउंड होगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। जब इसका अगर हम रिएक्शन ऑक्सीडेशन करवाएं तो इससे ये चेंज होगा बेंजोइक एसिड में और उसके डीकार्बोक्सिलेशन से बेंजीन बनेगी, तो इसमें होगा आंसर बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। आप कमेंट में कोई इशू आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, वीडियो को साथ साथ आप इसको लाइक भी करते जाएं, ठीक है। विच अगर नहीं किया तो इसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। विच इज़ नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, अब एरोमेटिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ एसिडिसिटी बेसिसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो वो इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विच इज़ नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, तो इनके सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। फर्स्ट है साइक्लोप्रोपेनाइल केटाइन, ये हमारे पास होगा साइक्लोप्रोपेनाइल केटाइन। इसके बाद है ट्रोपिलियम आयन, ट्रोपिलियम आयन का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास 7 मेंबर्ड रिंग होता है, ये केटाइन है, यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में याद रखना 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। और मैं चलो इसको कर देता हूँ, ये हमारे पास, चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ।
ये, ठीक है। तो उसके बाद है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनाइन, साइक्लोपेंटा ये हमारे पास है। तो इसमें यहाँ पे कर लें इसको, ठीक है। तो इन सभी में देखें फर्स्ट में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सभी में प्लेनर भी हैं। और हक्कल नंबर होता है हमारे पास 4n+। एरोमेटिसिटी के 1-2 लेक्चर पढ़े मेरे यूट्यूब लेक्चर मेरे पढ़े इसी यूट्यूब चैनल पे, कॉम्पिटेंट केमिस्ट पे, जिसमें डिटेल से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, उसमें राउंड अबाउट 100 एग्जांपल के साथ लेक्चर वो मौजूद हैं। आप वहाँ से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को डिटेल से वहाँ से सीख सकते हैं। और उनकी एग्जांपल से भी आप काफ़ी कुछ यानी सीखेंगे। और यानी कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसमें जितनी आप मैक्सिमम एग्जांपल उसकी करते हैं ना, सॉल्व करते हैं, तो उतना ही आप उससे ज़्यादा सीखते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सी एग्जांपल डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास हक्कल नंबर है, और हक्कल नंबर हमारे पास n वहाँ पे होता है 0, 1, 2। 0 होगा तो 4n+2 का आंसर 2 आएगा, अगर 1 होगा तो 6 आएगा, यानी 2, 6, 10। तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक ये नेगेटिव की वजह से लोन पेयर हो, ठीक है। और यहाँ पे तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सभी एरोमेटिक्स हैं। अगर हम देखेंगे साइक्लोपेंटा डाइइनाइल केटाइन की, ठीक है, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और अगर प्लस चार्ज ना होता तो ये नॉन एरोमेटिक होना था। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में जस्ट यही डिफरेंस है कि एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे साइक्लोपेंटा डाइइनाइल केटाइन में। और अगर इनमें दोनों के अलावा कोई और कंडीशन भी अगर इसमें ना पाई जाए तो वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। जैसे साइक्लोपेंटा डाइइनाइल सिंपल आ जाता है, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गई, तो इनमें तो sp2 होती है एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक्स में। तो वो फिर जो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे एरोमेटिक कौन सा नहीं है, वो होगा इसका डी आंसर। विच कंपाउंड हैज़ इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी अमंग द अदर टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टूवर्ड्स बेंजीन रिंग्स, जितने बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे उतना ही उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। जैसे मिथाइल इंक्रीज़ करेगा, लेकिन नाइट्रोबेंजीन तो बहुत डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन क्लोरीन इसकी निस्बत लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब यहाँ पे अगर एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा तो मिथाइल का इफ़ेक्ट होता है, यानी ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ करेगा, उसके बाद क्लोरीन को, और उसके बाद नाइट्रो को, यानी जब बेंजीन पे अटैच होंगे। तो Cl इंटरमीडिएट का यहाँ पे पूछा गया, यानी जो इनकी रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट है, तो क्लोरो बेंजीन है। तो इसका आंसर होगा क्लोरो बेंजीन। अमंग द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स में एक तो हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं ना। फर्स्ट में हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल, तो ये हमारे पास हो गया बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद है फिनोल, ठीक है, फिर है क्लोरोबेंजीन। तो जिनका जितना डोनेशन पावर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी टूवर्ड्स बेंजीन रिंग, तो वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है। तो इसमें NO2 तो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट होता है, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इसका इंडक्टिव इफेक्ट, और रेजोनेंस तो इसका रिलीजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इतना इसका मेजर काउंट नहीं किया जाता। और बेंजाइल में बात करें तो उसमें तो अल्काइल ग्रुप आ रहा है, तो अल्कोहल तो क्योंकि OH तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा, लेकिन फिनोल में OH रिलीजिंग इफेक्ट है, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को मैक्सिमम करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर
तो इस लिहाज से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका आंसर होगा फिनोल। इसका आंसर होगा फिनोल इज़ मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स। 1 मोल ऑफ विच एल्कीन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ प्रोपानोन। तो इसमें बात कर लेते हैं कहाँ पे 2 मोल प्रोपानोन के। ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ओजोनोलाइसिस होना था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर देखें तो 3 मिथाइल ब्यूटेटूइन है, ठीक है, यानी 4 कार्बन वाली एल्कीन है। तो देख लेते हैं, ये हमारे पास है 3 मिथाइल ब्यूटेटूइन। तो 3 मिथाइल तो इसमें बनता ही नहीं है, 2 मिथाइल ही होगा। तो ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं, यानी अगर ये भी बना तो ये भी 2 मिथाइल ही है। तो बहरहाल अगर 2 मिथाइल होता तो इससे प्रोड्यूस होना था, यहाँ पे क्लीवेज होगा एसीटोन और एसेटल्डिहाइड, ठीक है। और अगर 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 1 है, 2,3 इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ये 1 और 2,3 डाईमिथाइल ये हो गया, ठीक है। तो इससे भी यहाँ पे कीटोन ही बनेगा, यानी ये पार्ट ओजोनोलाइसिस से चेंज हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड में और दूसरा अल्डिहाइड में चेंज होगा। तो इसमें भी यहाँ पे भी यानी एसीटोन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट है 2,3 डाईमिथाइल पेंटीन। तो इसमें भी एसीटोन किसी में भी प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पे ना। 2,3 डाईमिथाइल पेंटुइन का अगर देखें 2,3 ये हमारे पास पेंटीन है, 1 2 3 4 5 ये हमारे पास है 2 पेंटीन 2,3 डाईमिथाइल, ये हमारे पास हो गया 2 पे भी मिथाइल और 3 पे भी मिथाइल है, ठीक है। तो इसका अगर क्लीवेज होगा तो इससे तो एसीटोन प्रोड्यूस होगा, लेकिन बाकी पार्ट से एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगी, यानी 2 मिथाइल, इसमें 2 मिथाइल सॉरी इससे भी कीटोन ही प्रोड्यूस होगा। हाँ, कीटोन ही प्रोड्यूस होगा, यानी लेफ़्ट वाले पे या इससे होगा एसीटोन और इससे होगा हमारे पास इससे ब्यूटानोन, ठीक है। तो ये भी बहरहाल एसीटोन के 2 मोल तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो इसका बी आंसर होगा। विच हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा 2 मिथाइल प्रोपेन का। इसका लो मालिक्यूलर मास है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होगा, ठीक है। 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, एन पेंटेन। तो ये सभी आइसोमर है पेंटेन के। तो अगर उनमें से पूछें तो उनमें से तो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन का होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग आ गई, ठीक है। तो उसमें पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, वैसे भी ब्रांचिंग में ये न्यू पेंटेन सफेरिकल लाइक हो जाती है, तो एरिया ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज़ करेगा, बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। लेकिन 2 मिथाइल प्रोपेन का इन सभी से लेस होगा कि उसमें मालिकुलर मास भी कम है, वो तो ब्यूटेन का आइसोमर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी आंसर होगा। इज ऑफ नाइट्रेशन फॉलोड बाय द। तो इसमें टॉलुइन है, मेटाजाइलिन है और टॉलुइन। तो इसमें नाइट्रेशन किसका अच्छे से होगा, ये टॉलुइन है, पैराजाइलिन है और मेटाजाइलिन है। तो इनमें यहाँ पे क्योंकि इसका रिलीजिंग इफेक्ट है, इसका भी रिलीजिंग इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मेटा पे रेजोनेंस नहीं होगा। बहरहाल इसको माइनर ही काउंट करेंगे। इन दोनों का इफ़ेक्ट सेम होगा, क्योंकि ये भी पैरा को रिलीज़ करेगा और आर्थो पैरा पे, और ये भी आर्थो पैरा पे, ये दोनों। तो इनका आलमोस्ट इक्वल ही होता है जो इनका नाइट्रेशन का होगा, ठीक है। तो बोथ यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है, जिसका ईज ऑफ नाइट्रेशन नहीं होगा तो वो होगा मेटाजाइलिन। टॉलुइन और पैराजाइलिन का सेम होता है, क्योंकि इसमें आर्थो पे ही इसके लिहाज से आर्थो पैरा पे यानी डायरेक्टेड होगी और नीचे वाले के लिहाज से भी आर्थो पैरा पे, ठीक है। तो इसका यानी कि जिसके थ्रू नाइट्रेशन इतना आसानी से नहीं होगा वो होगा मेटाजाइलिन। विच इज़ नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। फर्स्ट है थायोफिन, ये थायोफिन, इसको थायोल भी कहते हैं। साइक्लोब्यूटेनाइल डाईएनाइन, ये साइक्लोब्यूटेनाइल डाईएनाइन यानी 2 नेगेटिव चार्ज हैं इस पर। साइक्लोपेंटाडाईइनाइल, ठीक है। तो इसमें अगर थायोफिन की बात करें तो उसमें रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सल्फ़र का एक लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। एक तो इसकी ये एरोमेटिसिटी को अटेन करेगा, स्टेबल भी हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक है।
सेकंड पे जो साइक्लोब्यूटेनाइल डाइइनाइन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 पाई रिंग के अंदर और 2 लोन पेयर हैं तो 4 पाई, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वो हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, हक्कल नंबर है, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक होगा। सेकंड ये लास्ट जो है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, तो ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें एक तो ये sp3 कार्बन आ गए, ठीक है, और इसमें 4n इलेक्ट्रॉन तो हैं, 4n इलेक्ट्रॉन हों तो वो एंटी एरोमेटिक होता है, लेकिन sp2 होना शर्त है, प्लेनर होना शर्त है। लेकिन यहाँ पे sp3 कार्बन आ गई, ये सॉरी मैंने यहाँ पे इसको, ये हो गया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ये sp3 कार्बन है, ठीक है। तो sp3 की वजह से एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो कौन सा एरोमेटिक नहीं है, इसका बी आंसर होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन 1 3 5 7 ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड के यहाँ पे है, 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है और 7 पे। इसके अंदर यहाँ पे इस वक्त हमारे पास 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड है, 7 इसमें है सिग्मा बॉन्ड, 7 इसमें सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पे ये 8 9, ठीक है, ये 10 11 12 13 14 15 16 होगा और 17। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर है 17 इसका आंसर होगा। इन रिएक्शन आइडेंटिफाई बी, यहाँ पे ये यानी कि इसमें हेप्टेन है, एन हेप्टेन है, इसका रिएक्शन होगा V2O5 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसमें तो साइक्लाइजेशन होगी, एरोमेटाइजेशन होगी, टालुइन बनेगी, ठीक है। फिर टालुइन का अगर हम सनलाइट और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो उससे बनेगा बेंजाइल क्लोराइड, यानी कि सिंगल इसमें है ना, तो इसमें बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर ऑफ C6H14, यानी ये हेक्सेन है तो इसके कितने आइसोमर होंगे, ड्रा करते हैं। हेक्सेन के आइसोमर कितने होंगे, एक तो ये हमारे पास हो जाएगा ये पेंटेन, ये हेक्सेन, ठीक है, एक ये हमारे पास, बाकी इसका ये एक पेंटेन के साथ, ठीक है। इसी तरह एक और इसका बनेगा, ये 2 मिथाइल पेंटेन था, फिर ये 3 मिथाइल पेंटेन। अब इसका ब्यूटेन का ड्रा करते हैं। ब्यूटेन में हमारे पास ये 2 मिथाइल आ गए, 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। और इसी तरह एक और होगा ब्यूटेन का, जिसमें हमारे पास यहाँ पे मिथाइल होगा, यानी 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो इसके टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूशनल यानी स्ट्रक्चर आइसोमर टोटल 5 इसके बनेंगे, टोटल 5 आइसोमर बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डाइपोल मोमेंट, तो ट्रांस 2 पेंटीन है, ट्रांस 2 पेंटीन का अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये हमारे पास हो गई पेंटीन, ये 2 पेंटीन और इसका ट्रांस। तो इसमें तो यानी सिमिलर ग्रुप तो नहीं अटैच ना, तो कैंसिल, क्योंकि एक साइड पे इथाइल मिथाइल है, तो ये इस लिहाज से डाइपोल मोमेंट शो करेगा। 3 हेक्सेन भी शो करेगा, तो सभी दोनों डाइपोल मोमेंट शो करेंगे। विच अल्कीन ऑन ट्रीटमेंट विद कैमोनोफोर गेव एस्टिक एसिड, तो एस्टिक एसिड ब्यूटीन से, तो एस्टिक एसिड ब्यूटीन से अगर हम देखें तो इससे बनेगा, यहाँ से क्लीवेज होगा। तो याद रखें अगर टर्मिनल अल्कीन होती है तो उसमें टर्मिनल पार्ट CO2 में वाटर में चेंज होता है, ठीक है। तो CO2 वाटर और यहाँ से बनेगा प्रोपानोइक एसिड। पेंटवनीन, यहाँ पे भी ब्यूटानोइक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। हेक्स 3 से अगर बात करें, यानी 3 हेक्सीन, ये इसको यानी फार्मली इनको हेक्सीन ही कहा जाता था, लेकिन ये IUPAC ने रिकमेंड किया कि अब इनको यानी जो अल्कीन्स होती हैं इसमें कहा जाए हेक्स 3,
यानी पेंट 2 इन, पेंट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ठीक है ना। तो इस तरह ये इनके नामनक्लेचर है। तो हेक्स 3 इन ये हमारे पास 5 6 ये हेक्स 3 इन। तो अगर इसका हम ऑक्सीडेशन के MnO4 के साथ हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ करते हैं। और इसमें ये राइट साइड वाला 1 2 3 तो दोनों 2 मोल बनेंगे प्रोपानोइक एसिड के 2 मोल यहाँ पे प्रोपन। तो एसिटिक एसिड तो किसी में प्रोड्यूस नहीं हो जाए। अलबत्ता इसमें अगर 2 ब्यूटीन होता यानी ब्यूट 2 हीन होता तो ये जो इसका है इसमें एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होना था। IUPAC ने ये रिकमेंडेशन दी थी। जैसे 1947 में ग़ालिबन इसका जो हुआ था फर्स्ट पब्लिश हुआ था, ये IUPAC ने रिकमेंडेशन हुई थी नामनक्लेचर के लिए। लेकिन उसके बाद फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई 1993 तक भी इसमें कुछ रूल्स में कुछ यानी कि उसमें अमेंडमेंट लाई गई। और लेटेस्ट जो है उसमें 1993 में यानी इसको अपडेट किया गया जो IUPAC नामनक्लेचर के जो रूल्स हैं ना ठीक है। तो इसमें इनको इस तरह नाम दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे एप्लीकेशंस भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं, तो वो भी इसको यानी कि जो नामनक्लेचर है वो इस तरह ही उनको शो करते हैं। तो उनको इसी लिहाज से इन रूल्स को पेश नज़र रख के अपडेट किया गया है, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अब क्वेश्चन एंड होने वाले हैं। वीडियो को अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें और कमेंट करें अच्छे से, अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा है केमिस्ट्री को सीखने में, ठीक है। करेक्ट आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे पूछा गया है स्टेबिलिटी का आर्डर। तो अगर हम ई की बात करें तो बेंजीन और फिर आड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अनस्टेबल होगा, तो इसका तो आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सभी से लेस होगा। और इसी तरह हम सी की बात करें तो उसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री रेडिकल है, तो रिपल्शन की वजह से उसका भी स्टेबिलिटी आर्डर लेस होगा सी। तो ये दोनों तो हो गए। अब बाकी हमारे पास ए बी और डी। तो डी में रेजोनेंस होगी, कॉन्जुगेशन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बी में कम कॉन्जुगेशन है और ए में है ही नहीं, तो डी में डी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। डी के बाद हमारे पास बी होगा और बी के बाद ए होगा। सी और ई जो हैं ये सबसे कम स्टेबल हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री रेडिकल आ गए, इनमें कोई कॉन्जुगेशन कोई रेजोनेंस नहीं होगी, ठीक है। तो डी बी ए सी यहाँ पे कहाँ पे डी बी ए सी ई, तो ए आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70 ये क्वेश्चन, तो इसमें यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से किसका कौन से कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस के थ्रू ही देखेंगे। तो इसमें मेथाक्सी ग्रुप अटैच हैं और मेथाक्सी का माइनस आई और प्लस आर इफ़ेक्ट होता है। और अगर माइनस आई इफ़ेक्ट मेजर जहाँ पे होगा उसका माइनर कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन, ठीक है। और प्लस आर ये कैटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की तो उसमें आई तो निग्लिजिबल ही होगा, यानी आई फोर्थ पे जाके, यानी आई जो है इंडक्टिव इफेक्ट ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है और ये आलमोस्ट 3 कार्बन पे 4 कार्बन पे नेग्लिजिबल इसको काउंट किया जाता है। तो माइनस आई की वजह से इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ नहीं करेगा, इंक्रीज़ ही करेगा आर प्लस आर की वजह से। तो इसमें फर्स्ट पे होगा हमारे पास फर्स्ट ही होगा, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास यहाँ पे अगर बात करें सेकंड की तो उसमें मेथाक्सी इसमें माइनस आई इफ़ेक्ट है लेकिन प्लस आर नहीं है, तो माइनस आई की वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी।
तो इसका तो लास्ट पे ही आएगा। तो फिर अंडरस्टूड है कि थर्ड जो है वो सेकंड पे आएगा उसकी स्टेबिलिटी का आर्डर, क्योंकि उसमें -i के साथ +r भी है, तो r को रेजोनेंस को मेजर काउंट किया जाता है यानी मोस्टली केसेस में। तो इसका आर्डर होगा 132 इसका बी आंसर होगा। अब इसमें देखें तो इसमें फर्स्ट में कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर सेकंड की देखें तो इसमें कार्बोकेटाइन को जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने थे वो अवे हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, और थर्ड की इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी होगी। तो थर्ड में क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस ए इफेक्ट भी है लेकिन इसमें +r को मेजर काउंट करेंगे, तो +r की वजह से जो थर्ड है ये सेकंड से मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें 1 3 and 2 इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें हम एक तो पहले इनका +i और -r +r -i वगैरह देखेंगे और उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे कि इनका ऑर्डर क्या बनेगा। ये ज़रा देखें, इसमें जो हमारे पास बी स्ट्रक्चर है यानी सेकंड स्ट्रक्चर है, इसमें +i है और r तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड पे अगर देखें तो -i है और r यहाँ पे नहीं है, और अगर थर्ड को देखें r तो सभी में नहीं है, इसमें -i होगा। ठीक है, और इसका NO2 का भी -i ही है, लेकिन NO2 का मैक्सिमम -i होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास होगा इसमें आर्डर इसका बनेगा यानी फिफ्थ स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा। अगर इसको मान लें A B C D E तो फिफ्थ जो है यानी E सबसे ज़्यादा स्टेबल है, स्ट्रॉन्गर एसिड। इनका एसिडिक ऑर्डर बताना ना, तो उसके बाद आएगा हमारे पास 4 यानी D आएगा, क्योंकि क्लोरीन का मेथॉक्सी से -i इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। इसमें R भी हो गया ना मेथॉक्सी में, तो इसका माइनस इतना नहीं होता, क्लोरीन का -i ज़्यादा होता है। तो D होगा, D के बाद हमारे पास होगा C के बाद बेंजोइक एसिड आएगा यानी A आएगा, और A के बाद B आएगा, B लास्ट पे आएगा, क्योंकि मिथाइल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग +i इफेक्ट होगा तो +i एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करते हैं। तो ये बनेगा इसका ऑर्डर EDCAB, EDCAB, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है ये फिनोल के डेरिवेटिव्स हैं, तो इनका भी हम देख लेते हैं। ये तो सिंपल सा ही है इसमें कि नाइट्रो का -i इफेक्ट है, ठीक है, -r है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग होगा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। और CCl3 भी पावरफुल -i इफेक्ट है, R इफेक्ट तो CCl3 का होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस लिहाज से -i की वजह से ये होगा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्लोरीन, इसका क्लोरीन का +r इफेक्ट, क्लोरीन का +r -i भी होता है, लेकिन इसका -i ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू +r। तो इस लिहाज से क्लोरीन हमारे पास थर्ड पे ही आएगा, क्योंकि क्लोरीन का -i ग्रेटर होता है +r से या +m यानी मेसोमेरिक इफ़ेक्ट से। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मेथॉक्सी, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो माइनर ही काउंट किया जाता है, तो मेथॉक्सी का रेजोनेंस प्लस होता है, तो प्लस की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगी। बाकी ऑर्डर सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिनोल पहले आएगा, मेथॉक्सी फिनोल बाद में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABCED, ABC, उसके बाद आएगा ABC, ये तो ठीक है, फिर आना था ED, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है, तो ये इसका नन करेंगे। ऐसे करेक्ट ऑर्डर इसका होगा ABCE और एंड पे हमारे पास होगा D यानी मेथॉक्सी फिनोल। लास्ट क्वेश्चन है विच हैज़ हाईएस्ट pKb वैल्यू। pKb वैल्यू हम बेस के लिए लेते हैं, और ऐसी बेसिस जो वीक होंगी उनकी pKb वैल्यू हाईएस्ट होती है।
तो ज़रा देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास है आर्थो क्लोरो एनिलीन है, सेकंड पे हमारे पास है मेटा क्लोरो एनिलीन, फिर एनिलीन है, और फिर हमारे पास है पैरा क्लोरो एनिलीन, पैरा क्लोरो एनिलीन। तो इनमें हम -I और +R को देखेंगे, लेकिन जो हैलोजन होते हैं इनका +R माइनर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से -I को ही देखेंगे। तो फर्स्ट पे जो आर्थो क्लोरो एनिलीन है, आर्थो क्लोरो एनिलीन, इसमें क्योंकि -R की वजह से ये बेसिक स्ट्रेंथ को वीक करेगी, ठीक है। तो इस लिहाज से ये वीक बेस होगी, ये हमारे पास वीक बेस होगी। इसका pKb वैल्यू हाईएस्ट होगा, इसका आंसर होगा A, आर्थो क्लोरो एनिलीन, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के हमारे इस सेशन का। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, ठीक है। इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, और इससे आपको इंशाल्लाह मज़ीद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। कि यहाँ पे कोशिश की जाती है कि ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं जो आपको यानी हर क्वेश्चन के हर स्टेप में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले, ताकि आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना जाए। आप अगर यानी वॉच करते हैं तो उसमें आपका जो टाइम है वो फ्रूटफुल ही हो, उसमें आप सीखने को मिले। तो इनके नोट्स आप प्रिपेयर कर भी रहे हैं, बताते हैं बच्चे, तो नोट्स भी इनके प्रिपेयर करें और फुल फोकस करें, ठीक है। तो एग्ज़ाम अनकरीब ही इंशाल्लाह होने वाले हैं, कोई 1 मंथ ही है। तो हमारी भी कोशिश है, चलो कुछ कोशिश नहीं हमारी, यानी कि एक माइंड है कि दुआ है अल्लाह से कि कुछ चलो टाइम मज़ीद मिल जाए कि हम मज़ीद जो है क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा, जिसमें हमने डिस्कस किए क्विज़ रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर, GOC, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें साइक्लोअल्केन्स वगैरह को भी हमने लिया, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बेसिक चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो हमारे पास चैप्टर होंगे क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस एंड मेटलर्जी। लास्ट टाइम मेटलर्जी के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया था कुछ उसमें, यानी अब मेटलर्जी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जिसमें प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स वगैरह, तो इस पर भी यानी आपका यानी इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो बहरहाल मेजर हो या माइनर हो चैप्टर, मेजर हो तो उस पर ज़्यादा फोकस कर लें, कुछ एडवांस लेवल का पढ़ लें उसके लिए, और अगर माइनर चैप्टर हो जिसमें इतने क्वेश्चन ना आते हो, 1-2 पूछे जाते हों, या एक क्वेश्चन पूछा जाता हो या ना भी पूछा जाता हो, तो आपको उसको भी अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट टाइम जो मेरिट बना उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो यानी 40 पे कैंडिडेट ने पास होना, तो 40 भी उसका मेरिट बना। तो कुछ ऐसे भी यानी उनमें होंगे शामिल, जिसमें एक ऐसा कैंडिडेट्स सुनने को देखने को मिला कि उसके 0.25 मार्क्स के हिसाब से, यानी उसकी जो मेरिट है, मेरिट से वो नीचे हो गया, ठीक है। तो इस लिहाज से आप जो भी चैप्टर है मेजर है तो उन पे फुल एडवांस लेवल तक उसको जाके पढ़ें, ठीक है। लेकिन माइनर है तो कोशिश करें कि उसको अटैम्प्ट करें। जैसे लास्ट टाइम बायोकेमिस्ट्री वगैरह के चैप्टर हैं तो उनको माइनर काउंट किया जाता था, यानी माइनर समझा जाता, स्टूडेंट में ये एक चीज़ है, ठीक है। और एनवायरमेंटल को जैसे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में यानी एक एक चैप्टर है दोनों का, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने इसके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए, यानी एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन तो आए थे दोनों में से, 4 से 5 दोनों में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। तो ये डिस्कस करेंगे। एसिड बेस, ऑर्गेनिक एसिड बेस के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आज डिस्कस किए। इस तरह इनऑर्गेनिक में जो एसिड बेसिस हैं, साल्ट्स हैं, उनके रिलेटेड भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, फोकस करिए, और इसके रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपको जल्द ही उसका आंसर, रिप्लाई, जो भी बात हुई आपको उसका आंसर किया जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर इनके हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आपसे काफ़ी टाइम हो गया, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।